आज का जो हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है वो टॉपिक है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किस तरीके से होता है। यानी कि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चलो ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए, फ्लावर्स के बारे में तो हम जानते ही हैं कि अलग अलग तरीके के फूल होते हैं और फूलों का इस्तेमाल बहुत अलग अलग तरीके से किया जाता है। और जब पौधे पे फूल लगते हैं तो वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। और जानते भी हैं हम, फूलों के रंग बहुत अलग अलग होते हैं, नारंगी भी है, सफ़ेद भी है, गुलाबी भी है, पीला भी है, लाल भी है, तो अलग अलग तरीके के हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो फूल वाले पौधे होते हैं, एक जो चीज बेसिकली पढ़ते ही रहते हैं हम, लेकिन जो फूल वाले पौधे होते हैं वो कहे जाते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, यानी कि एक शब्द में कहूँ पुष्पी पादप। पुष्पी हम कई बार शब्द सुनते हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा वगैरह अलग अलग शब्द सुनते हैं। फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं यानी कि हम एंजियोस्पर्म के बारे में ही पढ़ रहे हैं। हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं जो पौधे फूल देते हैं, यानी कि जिन पर फूल लगते हैं। अब देखिए, फूल अलग अलग जगहों पर अलग अलग वैरायटी के पाए जाते हैं, अलग अलग होते हैं। और अलग अलग स्थानों पर, चाहे कोई भी स्थान पर कोई भी तरीके का फूल मिल रहा है, उनमें जो रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअली, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उनमें फूलों में अलग से ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो उनका जीवन है, क्योंकि पौधे कहाँ लगते हैं, जमीन पर लगते हैं। पौधे लगते हैं जमीन पर, पुष्पी पादपों को ही सेंटर्ड करिएगा, कहाँ लगते हैं, जमीन पर। अब जमीन पर अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए इस तरीके का रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन उनके लिए अनुकूल है। और जब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के लिए जो आउटर मीडियम है यानी कि बाह्य माध्यम की बात करें, यानी निषेचन के बारे में कह रहे हैं, तो बाह्य माध्यम की जरूरत इसके लिए नहीं होती है, ये हम जानते ही हैं। ठीक है, अब देखिए, जो ओवरी है यानी अंडाशय, ठीक, ओवरी की उपस्थिति की वजह से ही इन्हें बीजों को फलों के अंदर सुरक्षित रख पाने की एक क्षमता मिलती है। जैसे हम गुड़हल के फूल को जानते हैं, ये गुड़हल का फूल है। ठीक है, अब इस गुड़हल के फूल में ये जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां हम जिसको, ये हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस है, यानी कि इसका अगर साइंटिफिक नेम मैं कहूं तो ये जो ऊपर वाला सेक्शन होता है, एक बार फ्लावर की स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं तो इससे क्या हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी। ये ऊपर वाला जो सेक्शन होता है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये हल्की सी यहाँ पर क्या होती है, ओपनिंग होती है, जिसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें, छोटे छोटे से आपको ये पूरा स्टेमेन टाइप का दिखाई दे रहा होगा, यानी कि पूरा ये एक लंबी सी ट्यूब दिखाई दे रही है। तो ये क्या होता है, वर्तिकाग्र, यानी कि वर्तिका का अगला भाग, इंग्लिश में जिसको बोला जाता है स्टिग्मा। ये पूरी एक रेड कलर की जो ये ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, इसे बोला जाता है वर्तिका। हिंदी में बोला जाता है इसको वर्तिका। ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है स्टाइल। क्या कहा जाता है, स्टाइल। ये होते हैं जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, जो कि संख्या में बहुत सारे होते हैं। ये इस तरीके के जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये होते हैं ऊपर की तरफ जो होते हैं वो होते हैं परागकोश। ठीक है, यानी कि जिसको बोला जाता है एंथर। उस परागकोश को, मैं एक परागकोश आपको तोड़ के दिखाती हूँ जिससे आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसको यहाँ रखूं तो शायद ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। ये परागकोश जो है, इसमें आपको नीचे की तरफ ये फिलामेंट जैसा भी दिखाई दे रहा है। ये परागकोश है और ये क्या है, फिलामेंट है। तो ये पूरा मिलकर ही क्या बनाते हैं, पुंकेसर बनाते हैं। आ गई बात समझ। फिर ये कहे जाते हैं दल, जो पंखुड़ियां होती हैं उनको कहा जाता है दल या पेटल। उसके बाद ये बाहर की तरफ क्या होते हैं, जो सेप्टल होते हैं। और अगर ये वाला पोर्शन मैं ओपन करके दिखाऊं आपको, तो इस तरीके का सिलेंड्रिकल पार्ट होता है इसमें।
अंदर की तरफ। ये वाला पार्ट अगर और ओपन कर दूं तो एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है और अंदर एक पतली सी ट्यूब होती है इस तरीके की, मैं आपको दिखाई देती हूँ उसको। तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये इस तरीके का होता है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। और ये है वो वर्तिका, ठीक है, ये वर्तिका है और बिल्कुल ये आगे कीप जैसी होती है जिसको बोला जाता है वर्तिकाग्र। अभी हमने पढ़ा कि स्टिग्मा कहते हैं और वर्तिका को कहते हैं स्टाइल। तो ये आगे कीप नुमा होती है जिससे कि परागकण इसके अंदर प्रवेश कर पाते हैं। और ये बहुत बारीक सी, आप देख ही रहे हैं, हेयर लाइक एक पतली सी लाइन जैसी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये है ओवरी। अगर इसको देखा जाए तो शायद ये इस तरीके का दिखाई देगा, कुछ बीज आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो बीजाणु है, यहीं पर क्या होता है, बीजों का निर्माण होता है। तो आप इसको यहाँ पर समझने के लिए आपको दिख रहा होगा, नहीं तो आप एक ऐसा फूल लीजिएगा गुड़हल का, इन दिनों बहुत खिल रहे हैं, जिससे आपको उसे कंपेयर करने में सुविधा रहेगी। तो ये तो था फूल की संरचना किस तरीके की यहाँ पर होती है। फिर एक चीज यहाँ पर आती है कि जब अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो कई बार पूछा जाता है, नहीं तो एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं, या पुष्प की खेती को क्या नाम दिया जाता है। जो फूलों की खेती होती है उसको क्या कहा जाता है, तो पुष्प की खेती को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर, ठीक है। स्पेलिंग भी लिख देती हूं मैं इसकी, फ्लोरिकल्चर, ठीक है। अब फ्लोरिकल्चर क्या है, फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी एक जो विज्ञान होता है, उस बागवानी विज्ञान की एक शाखा है फ्लोरिकल्चर। बागवानी विज्ञान को बोला जाता है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। बागवानी विज्ञान को बोला जाता है या बागवानी को बोला जाता है हॉर्टिकल्चर। अब देखिए, जो फ्लोरिकल्चर है हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है। अब बात आती है कि जो फ्लोरिकल्चर में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। फ्लोरी मीन्स फ्लावर से आप कोरिलेट कर ही लीजिएगा, यानी कि हम ऐसे पुष्पों की पुष्पों का अध्ययन किया जाता है जो कि सजावटी होने के साथ साथ क्या हो, उनका कोई ना कोई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई महत्व हो, यानी कि वो व्यापारिक महत्व भी रखते हो, यानी कि व्यापारिक दृष्टि से उनकी खेती की जाती हो। जैसे जानते हैं आर्किड्स है या गुलदाउदी है, लिली है, तो ये सब क्या होते हैं, सजावटी पौधों होने के साथ साथ इनको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या आता है कि जो पुष्पी पौधे होते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, जो पुष्पी पौधे होते हैं उनमें अलग अलग तरीके से प्रजनन की विधियां होती हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी अलग अलग होती हैं। तो प्रजनन की विधियों के अंतर्गत कुछ बिंदुओं के माध्यम से पढ़ेंगे प्रजनन की विधियां, तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करें तो हमने कल भी पढ़ा था, हमने कहा था कि इनमें क्या होता है, दो पीढ़ियां एकांतर क्रम में आती रहती हैं। एकांतर क्रम का मतलब ये हुआ कि पहले एक पीढ़ी आएगी, उसके बाद दूसरी पीढ़ी, यानी कि बीजाणुद्भिद फिर युग्मकोद्भिद, इन पीढ़ियों का आपस में अल्टरनेशन होता रहता है, ठीक है। जिसमें पुष्प बनते हैं, बीजाणुद्भिद होता है, और इसी की तरीके से कुछ जो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन होता है उनमें युग्मकोद्भिद यानी कि गैमेटोफाइट कहते हैं। तो उस गैमेटोफाइट की सुरक्षा से संबंधित होते हैं जैसे परागकण, जिनका निर्माण किसमें होता है, परागकोश। अभी हमने पढ़ाई परागकोश कैसा होता है, वैसे तो संरचना की दृष्टि से गए, आगे टॉपिक आएगा, बाइलोब्ड होता है, ठीक है। अब जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट की तब तक ये सुरक्षा करेगा जब तक कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ना हो रहा हो। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो फिर ये आगे की अवस्था में चला जाएगा, यानी कि जो सीड है वो एम्ब्रियो को तब तक सुरक्षा देगा जब तक कि उसमें किसी भी तरीके का जर्मिनेशन ना हो रहा हो, यानी कि अंकुरण की स्थितियां जब आएंगी तो उस समय तक ये उसको सुरक्षित रखने का काम करेगा। अब जीवन चक्र की बात करें तो जब इनका लाइफ साइकिल होता है, उस लाइफ साइकिल को हम अलग अलग पार्ट में यानी कि अलग अलग इवेंट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, देखिए, पहले मेल और फीमेल गैमेटोफाइट,
ठीक है, युग्मकोद्भिद की बात कर रहे हैं, तो गैमीटोफाइट। ठीक, फिर क्या होगा, परागण, पॉलिनेशन जिसको कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, निषेचन, फर्टिलाइजेशन जिसको कहते हैं। ठीक, फिर क्या होगा, स्पोरोफाइट जिसे हिंदी में कहते हैं बीजाणु उद्भिद। ठीक, ये क्या होता है, क्रम कह लीजिए, या इस तरीके से क्या होता है, इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। देखिए, युग्मकोद्भिद, फिर बीजाणुद्भिद, यही क्रम चलता रहेगा, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर पौधों की संरचना की दृष्टि से यहाँ पर कहें तो इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब इनमें निषेचन होता है या निषेचन की जो अवस्थाएं होती हैं तो इसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी अगर जनन की क्रिया हो रही है, जैसा कि लास्ट में भी हमने पढ़ा था कि निषेचन पूर्व अवस्थाएं, निषेचन और निषेचन पश्च अवस्थाएं, तो यहाँ भी हम सबसे पहले उन अवस्थाओं का जिक्र करेंगे जो कि निषेचन पूर्व अवस्थाएं हैं, यानी कि निषेचन पूर्व संरचनाएं और संबंधित घटनाएं, संरचनाएं और घटनाएं। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम है जो मैं दिखाना चाहूंगी। जैसे इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है, पराग कण है, पोलन है मतलब। ठीक है, ये क्या है, पराग कण है, पोलन की बात कर रहे हैं, ये पोलन है। ठीक, ये है पराग कण। ठीक है, अब क्या होता है, निषेचन पूर्व अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, रफली समझ रहे हैं। फिर इसमें क्या होगा, जब ये परागण की प्रक्रिया होगी तो ये परागण की प्रक्रिया के बाद कहाँ जाएगा, ये वहां पर जाएगा जो स्टिग्मा है। स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र तक परागण की प्रक्रिया होने के बाद, परागण मीन्स पॉलिनेशन के बाद ये कहाँ जाएगा, स्टिग्मा। स्टिग्मा में जाने के बाद ये कहाँ पहुंचेगा, ये स्टिग्मा मैं ऐसे ही दिखा दे रही हूँ। इसके बाद ये कहाँ पहुंचता है, ये स्टाइल से होता हुआ फाइनली, जब इसमें हमने पढ़ा था कि कहाँ चला जाएगा, अंडप तक चला जाएगा। अंडप तक जाने के बाद यानी कि कार्पेल तक चला जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर निषेचन की जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं यहाँ पर प्रारंभ हो जाएंगी। इस तरीके से आप इसको समझिए। ये बिल्कुल ऊपर वाला भाग है, ये ऊपर वाला बिल्कुल भाग है जो अभी हमने फूल में देखा था, ये वाला भाग। ठीक है, ये बिल्कुल ऊपर वाले भाग को हम दिखा रहे हैं। तो ये वाला भाग है, ये वाला भाग जो क्या होगा, यहाँ से जब ये हमने पढ़ा था जर्मिनेशन होता है तो ट्यूब कहाँ जाती है, फिर लास्ट में उस तक कार्पल तक चला जाता है, यानी कि अंडप तक चला जाता है। और जब ये अंडप तक जाता है तो उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रक्रियाएं प्रारंभ होती हैं, यानी कि विभाजन संबंधी, निषेचन संबंधी कुछ प्रक्रियाएं प्रारंभ होती हैं, और यहाँ पर सेल्स में डिवीजन होना शुरू हो जाता है। सेल्स में क्या होता है, डिवीजन होना शुरू हो जाता है। तो इनको शॉर्टली हम क्या कहते हैं, निषेचन पूर्व अवस्थाएं। यानी वो अवस्था समझ लीजिए जब अभी निषेचन के लिए जितना मटेरियल था, सारा मटेरियल वहां पर बन चुका है, अब उसको क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। तो निषेचन पूर्व अवस्थाओं को एक क्रम के रूप में समझिए। देखिए, पुंकेसर है, ठीक है, पुंकेसर है। पुंकेसर के दो भाग हमने पढ़े ही थे, परागकोश, ठीक है। फिर वहां से क्या हुआ, लघु बीजाणुधानी। इसे क्रम में ऐसे रखेंगे तो सुविधा रहेगी, लघु बीजाणुधानी, ठीक। फिर लघु बीजाणुधानी है तो लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। अब क्या होगा, परागकण, यानी ये पुष्प का वो वाला भाग है जो मेल भाग है। मैं लिख भी दे रही हूं इसको यहाँ पर, नर भाग जो होता है ये वो होगा, ठीक है। अब क्या होगा, पराग कण का विकास होगा। जो पराग कण का विकास है वही क्या है, युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नर भाग है तो यही क्या है, नर युग्मकोद्भिद, ठीक। ये तो हुआ नर युग्मकोद्भिद से संबंधित। अब बात करते हैं, देखिए, फीमेल वाले पार्ट की। फीमेल वाले पार्ट में कार्पल यानी कि अंडप, अंडप से
अंडाशय, ठीक। अंडाशय से गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी जिसे बीजांड कहते हैं, बीजांड जिसमें बीजों का निर्माण होता है, तो मैं दोनों यहां लिख दे रही हूं, बीजांड भी लिख दे रही हूं। फिर गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणु जनन, जनन। जब गुरु बीजाणु जनन होगा तो क्या बनेगा, गुरु बीजाणु, ठीक है। गुरु बीजाणु के बाद भ्रूणकोश, जो ये भ्रूणकोश का निर्माण होता है ये है मादा युग्मकोद्भिद, यानी कि हमने पढ़ा था कि युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा, युग्मकोद्भिद मेल और फीमेल दोनों में। तो ये वाला पार्ट आपका एक पार्ट को इंडिकेट करता है और ये फीमेल पार्ट को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये क्रम से ध्यान में रखेंगे। और ये एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन था कि किस तरीके से निषेचन पूर्व अवस्थाएं होती हैं और यहाँ पर आकर अंतः क्रियाएं होती हैं, और उसके बाद यहाँ पर अंडाशय से गुरु बीजाणुधानी और फिर उसके बाद मादा युग्मकोद्भिद फाइनली यहाँ पर डेवलप होता है, ठीक है। जो परागण की क्रिया होती है, परागण की क्रिया क्या होती है, देखिए परागण की क्रिया वो होती है जहां पराग कोश से पराग कण का कहां तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना, यानी कि स्टिग्मा तक पहुंचना। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये अगर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट देख रहे हैं तो परिभाषा ये पूछी जाती है कि जो परागण होता है यानी कि पॉलिनेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है पॉलन सैक से पॉलन का निकलना और उसका कहां तक पहुंचना, स्टाइल तक पहुंचना। तो पॉलन का स्टाइल तक पहुंचने की यानी कि पराग कोश से परागकण के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है, पूरी प्रक्रिया होती है या उसका जो स्थानांतरण होता है, उसी को कहा जाता है परागण, ठीक है। अब परागकण और अंडक इनमें क्या होती है, अंतः क्रिया होती है, जो अभी हमने इस चित्र के माध्यम से ही यहाँ पर कहा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर इन चीजों को, ये एक वो वाली अवस्थाएं हैं जो अभी हमने देखी जिसमें कि एक इंटरमीडिएट फॉर्म या स्टार्टिंग फॉर्म आ रही है, जिससे कि ये क्लियर हो रहा है कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो हमने क्या पढ़ा कि फ्लोरिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, जो पुष्पी पौधे होते हैं उनका क्या महत्व होता है। देखिए महत्व की फिर से बात बताऊं, जैसे आप ये पेटल देख रहे हैं यानी कि एक पत्ती देख रहे हैं, हम जानते हैं हर पुष्प की कुछ ना कुछ अलग सुगंध होती है, जैसे कि गुलाब को आप जानते हैं, गेंदे को आप जानते हैं, चमेली, बेला, ये हो गए। तो इनका इस्तेमाल किया जाता है सेंट के रूप में, या उनको इत्र कहें हिंदी में, वो बनाने में किया जाता है, अगरबत्तियों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ कलर देने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। और हम जानते हैं जो गुड़हल की पत्तियां होती हैं वो इंडिकेटर की तरीके से भी काम करती हैं, यानी कि सूचक की तरीके से भी काम करती हैं, इनसे सूचक भी बनाए जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये पत्तियां जो होती हैं यानी कि फूल जो होते हैं वो सजावट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और लगभग हर अवसर पर इनका प्रयोग किया जाता है, चाहे कोई खुशी का अवसर हो, चाहे किसी का नामकरण हो, किसी का जन्मदिन हो, कहीं आप इनविटेशन में जा रहे हो, आप शादी में जा रहे हो तो फूलों के जो है वो बुके वगैरह बना के ले जाते हैं। इवन जब हम किसी के कोई व्यक्ति मर जाता है उस समय जाते हैं, यानी कि मृत्यु होने के उपरांत श्रद्धांजलि देने जाते हैं, तब भी फूलों का इस्तेमाल होता है। तो फूल अलग अलग तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, तो हमने ये पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि जो उनका लाइफ साइकिल होता है वो किस तरीके से काम करता है। हमने कहा कि एकांतर होता है, एंजियोस्पर्म में एकांतर जीवन चक्र होता है, गैमेटोफाइट फिर स्पोरोफाइट, तो इस तरीके से पूर्ण होता है। हमने फिर पढ़ा कि जब निषेचन पूर्व घटनाएं होती हैं तो कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ होता है, साथ ही परागण किसको कहते हैं, किस तरीके से मादा युग्मकोद्भिद यानी कि मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, जो हमने ये पढ़ा। और ये पढ़ा कि किस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। तो दोनों चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो इससे रिलेटेड होगा वो ये होगा कि जब एक्चुअल में अब ये क्या बढ़ रहा है आगे, निषेचन की अवस्थाएं बढ़ रही है, यानी कि निषेचन पूर्व अवस्था के बारे में ही अभी हम पढ़ रहे हैं। तो इनमें हम पढ़ेंगे कि जो स्टेमिन होते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पुंकेसर। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, ठीक है। पुंकेसर के कौन से 2 भाग होते हैं अभी हमने पढ़े,
अभी हमने पढ़े, हमने कहा एक होता है पराग कोश, एक क्या होता है पराग कोश, और एक होता है तंतु जिसको बोला जाता है यानी कि डंठल जिसको हम बोलते हैं। मैंने आपको दिखाया भी था, अभी मैं एक बार फिर से दिखा दे रही हूं। तो देखिए ये है, ये क्या है, सिंगल दिख रहा है, ये है परागकोश। लेकिन ये क्या होता है, ये सिंगल ना होके ये एक तंतु से अटैच रहता है, तो ये पूरी संरचना कही जाती है पुंकेसर। ये है आगे वाला भाग, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये बाइलोब्ड है, यानी कि हिंदी में द्विपालित है, और ये इसका क्या है, तंतु है, या स्टॉक कह लीजिए या वृंत कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, अब क्या होता है, अलग अलग फूलों में अलग अलग, जैसे सामान्य पुष्पों की संरचना की बात करें तो जो पुंकेसर होता है, यानी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टामेन, जो स्टामेन होता है आप अलग अलग तरीके से उनमें अंतर कर सकते हैं, यानी कि उनकी जो मॉर्फोलॉजी है, जैसे आकारिकी कहते हैं, तो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस को इजीली आप पहचान सकते हो। अब जो जुड़ाव होता है अलग अलग पुष्पों में, जो इस तंतु से जुड़ाव होता है, वो अलग अलग पुष्पों में क्या होता है, अलग अलग तरीके से होता है। हम तो यहाँ गुड़हल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन आप अगर नियर बाय मिलने वाले अलग अलग फूलों को आप देखें तो आप देखेंगे संरचना में थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता ही है। लेकिन विशेषता क्या होती है, अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में एंथर यानी कि परागकोश कैसा होता है, एंथर यानी कि परागकोश कैसा होता है, जो बार बार हम बोल रहे हैं, वो होता है द्विपालित। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, बाइलोब्ड जिसको कहेंगे। और हर पाली में 2 कोष्ठ बने हुए होते हैं, 2 चैम्बर बने हुए होते हैं। ठीक है, अब द्विपालित जिसको ये क्या होता है, परागकोश होता है, द्विपालित समझ ही रहे हैं। जब आप इसकी संरचना को देखेंगे तो कुछ इस तरीके की ये संरचना दिखाई देती है। मैं ड्रॉ कर लेती हूं यहाँ पर, कुछ इस तरीके की ये क्या होती है संरचना। एक लोब ये है और एक लोब ये है, आप देखिएगा जरूर, जो आप उसमें से गुड़हल में से देखेंगे, हो सकता है इसमें आपको क्लियर ना दिख रहा हो, ये है परागकोश और ये है वृंत। ठीक है, अब क्या होता है, जो दोनों पालियां हैं एक कनेक्टिव होती हैं, मतलब मीन्स आपस में कंजॉइंटेड होती हैं, सेपरेटेड नहीं होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जब हम इसका परागकोश का टीएस देखते हैं, टीएस मीन्स अनुप्रस्थ काट देखते हैं, तो इस अनुप्रस्थ काट में देखते हैं, तो इस अनुप्रस्थ काट में इसकी जो आसानी से ये जो लोब्ड हैं, ये लोब्ड आसानी से देखे जा सकते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं कि जो परागकोश है, उस परागकोश में अलग अलग तरीके के टिश्यूज हैं, और उन टिश्यूज का यानी कि ऊतकों का अलग अलग से एक संगठन यहाँ पर बना हुआ है। हम जब इसको कट करते हैं तो हमें परागकोश कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। रफली बना रही हूँ, इसको डिटेल करना है क्योंकि, ठीक है, तो ये क्या होता है, हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ये इस तरीके का कुछ हमें दिखाई देता है। ये ठीक है, ये यहाँ पर लेयर्ड होगा, डबल ट्रिपल लेयर्ड होता है ये। फिलहाल समझने के लिए इसको देख लीजिएगा, अभी डिटेल करना है इसको। तो ये क्या होता है, इस तरीके का हमें ऐसे लगते हैं कि इसमें क्या बने हुए हैं, 4 कोने बने हुए होते हैं। ये थोड़ा बटरफ्लाई शेप में होता है, और 4 कोनों पर क्या होते हैं, 4 ही लघु बीजाणु धानियां होती हैं। ये क्या है, लघु बीजाणु धानियां, 4 क्या होती हैं, लघु बीजाणु धानी। ठीक है, अब क्या होता है, हर लोब में, ये 4 लोब जैसे हमें दिख रहे हैं, हर लोब में, सॉरी ये 2 लोब दिख रहे हैं, एक आधा पार्ट ये, आधा बाइलोब्ड है ना, तो हर लोब में यहाँ पर क्या होगा, 2 लघु बीजाणु धानियां मिलेंगी, 2 इधर हो गई, 2 इधर हो गई। अब जब ये आगे डेवलप होती हैं तो उसके बाद ये किसका निर्माण करती हैं, पोलन सैक का निर्माण करती हैं, यानी कि परागकोश बनाती हैं। और परागकोश की लंबाई में एक्सटेंशन होता है, और फिर बाद में ये किससे भर जाती है, पराग कणों से भर जाती है, यानी कि पराग कणों से ही भरी हुई होती है। ठीक है, आप कोई भी ले लीजिए, जैसे गुड़हल है या भिंडी ले लीजिए, कुछ पौधों में ये क्या होती हैं,
जैसे अलग अलग तरीके से अगर आप देखें तो हर सब में ऐसा नहीं होता है कि ये बाइलोब्ड हो, किसी किसी में ये बाइलोब्ड भी नहीं होती हैं, ठीक है, एक ही लोब उसमें मिलता है। तो फिलहाल ये है यहाँ पर। तो इसके बाद एक विस्तृत संरचना यहाँ पर बचती है किसकी, लघु बीजाणुधानी की, यानी लघु बीजाणुधानी की संरचना के साथ साथ लघु बीजाणु जनन, वो दोनों टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे। तो फिलहाल इतने तक, बहुत सारा इसमें चीजें ऐड हो गई हैं तो उनको ध्यान से देख लीजिएगा।